शराब हमारी तरफ भूल जाओ उसको। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ रोज की तरीके से। वो प्रोग्राम जब बातें करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला और आपको वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। अब आप क्या जानना चाहते हैं? पूरा देश जानना चाहता है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनेगा कौन। हम भी इस सवाल के जवाब की तलाश में हैं और अब खबर यह है कि वैसे तो आज विधायक दल की बैठक हो जाती, लेकिन इसको परसों तक के लिए अभी टाला गया है और उसके अगले दिन यानी 19 को बैठक और 20 को शपथ दिल्ली में हो सकता है। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रामलीला मैदान में टेंट वाले पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ा सबूत होता है वहां काम शुरू हो चुका है। इसका मतलब शपथ ग्रहण की तैयारियां फुल स्विंग में शुरू हो गई हैं। यमुना में सफाई शुरू हो गई है, बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी गई हैं। तो मतलब ये दिखाने की कोशिश पूरी है कि देखिए भले हमारा सीएम ना बना हो, लेकिन काम दिल्ली की जनता को जो वादा किया है वो अभी से हमने शुरू कर दिया है। तो ये था अपडेट अभी का। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान इस प्रोग्राम में आए हैं और आप आज का प्रोग्राम जो है एंजॉय करेंगे, रिलीज करेंगे। मैं पहले आपसे कह रहा हूं, ओपी शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर लीडर और चौथी बार जीत करके इस बार असेंबली में जाएंगे दिल्ली की। सर बहुत स्वागत आपका। विश्वासनगर से सर लड़ते हैं 2013 से 13, 15, 20 और अभी हो गया 25। 4 चुनाव सर धमाधम जीते हैं। दीपक चौरसिया जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका। और हमारे पॉलिटिकल राइटर देवेंद्र पराशर जी हमारे साथ हैं। शर्मा साहब का कमाल है, पिछले आप 13 का इलेक्शन जीते ना, और अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, इस सब का जो पीक शुरू हुआ है 11 के बाद, 11 में उन्होंने आंदोलन किया, 13 में पार्टी बनाई और 13 से पहली बार सरकार जब बनाई तब से अरविंद केजरीवाल के सामने किसी की नहीं चल रही पूरी दिल्ली में। हर बार इलेक्शन जीते अपनी पार्टी की तरफ से। 13 वाला जीते, उस वक्त शायद 32 आए थे भाजपा के सर, 32 और उसके बाद आए 3 वाला भी जीते, उसके बाद आए 8 वाला भी जीते, अब यह आए 48 वाला भी जीते। इससे मजेदार बात यह है हर चुनाव में इनका मार्जिन बढ़ता जा रहा है। मतलब अरविंद केजरीवाल की वेव में भी जो 3 इलेक्शन हुए हैं उनमें भी मार्जिन सर का बढ़ा। 2013 में आप लगभग 8,000 वोट से जीते, 15 में लगभग 10,000 से, 2020 में 16,000 से ज्यादा से जीते, 2025 में 25,000 वोट से जीते हैं। 25,000 से जीतने वाले गिनती के होंगे इस इलेक्शन में भी। ये तो बड़ा क्लोज इलेक्शन था ना, 1,000, 2,000, 3,000 यही मार्जिन चल रहे हैं देखिए ज्यादातर सीटों पर। ये 25,000 सीटों से जीते। सर क्या कमाल करते हैं साहब? कमाल तो मोदी जी का है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और समर्थक वर्ग ने मोदी जी की कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाया और केजरीवाल के प्रति जो उनका घिनौना स्वभाव है उसके प्रति लोगों का जो गुस्सा है उसने दिल्ली में बीजेपी को जिताया। केजरीवाल के लिए गुस्सा था और मोदी जी का भरोसा था। गुस्सा नहीं था, नफरत थी। नफरत, एक झूठ बोलने वाले आदमी जो ठग होता है, ठग के प्रति जो नफरत होती है वो नफरत थी। आपके वोटर में थी, मतलब बीजेपी के वोटर में थी। 43% वोट तो फिर भी ले आया दिल्ली के उसमें थी। 43% वोट तो ले ही आया सर। नहीं देखिए, परसेंटेज तो मैं जानता नहीं हूँ। परसेंटेज तो हम लोग पहले जब 3 थे तब भी परसेंटेज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था, 8 थे तब भी कोई फर्क नहीं था। सवाल ये है कि केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के अंदर जो वो 13 में आए, दिल्ली की जनता भोली है, मूर्ख नहीं है, बार बार छली नहीं जाएगी। तो उन्होंने जो वायदे किए, जो घोटालों के सरताज, एक विकृत माओवादी मानसिकता के अपराधी, तो इतना घिनौना जो चरित्र वाले लोग, जिसने पिछले 11 साल में दिल्ली को कहां से कहां पहुंचा दिया। पीने का पानी जहरीला है, हवा में जहर है, जमुना में जहर है, वाणी में आपके जहर है। घोटालों की ऐसी ऐसी इजाद की है। पैनिक बटन घोटाले में खा गए पैसे। पैनिक बटन घोटाला, पैनिक बटन घोटाला यानी कि जितनी भी सार्वजनिक स्कूटर टैक्सियां हैं उनके अंदर एक बटन लगेगा। महिला के साथ अगर किसी आदमी ने असुविधा या छेड़छाड़ कर दी तो बटन दबाएगी और हेडक्वार्टर में बटन दबेगा और वहां से उसको रिलीफ देने के लिए गाड़ी आएगी। इस नाम पे हर टैक्सी से, हर स्कूटर से, हर प्राइवेट बस से 500 करोड़ रुपए का घोटाला केजरीवाल सरकार ने किया। अच्छा, श्रमिकों का श्रमिक निधि, जब आप मकान बनाते हैं उसमें एक आता है लेबर सेस, उसको लेबर सेस को डायरेक्ट करके कहीं का कहीं खपा दिया। और मोहल्ला क्लिनिक, नकली दवाई, 72,000 करोड़ का पानी में घोटाला। तो अभी आपकी सरकार अब जब बनेगी उसकी पहली प्रायोरिटी यही है क्या, केजरीवाल के घोटाले खोदो? नहीं, घोटाले खुदे खुदाए तो सतह के ऊपर तैर रहे हैं। अच्छा। इनको खोदने की जरूरत नहीं है।
ये तो ऑलरेडी कोई सीबीआई में चल रहा है, कोई कहीं चल रहा है। अब शराब घोटाला किसको खोदना है? खुदा खुदाया है। पानी का घोटाला है, वो भी चल रहा है। तो एक चीज खोदनी है, आपका चीफ मिनिस्टर कौन होगा? हमारा कहाँ करनी है खुदाई, ये मुझे बताइए। मैं आपको एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चेहरा अलग है। हमारे एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। हमारे पर्यवेक्षक नियुक्त हो चुके हैं, परसों बैठक होनी है, सभी एमएलए से बात होगी, 1, 2 या 3 नाम तय होंगे, हाई कमांड के पास जाएंगे, जिसपे हाई कमांड मोहर लगा देगा, सब लोग उसके पीछे बस यही आपने ओपी शर्मा जी जैसा, मैंने ब्लंट आदमी पॉलिटिक्स में बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स तो सबको खुश रखने की कला है ना, क्यों दीपक जी? और शर्मा जी जो है वो इससे बिल्कुल अलग है, जो है वो सामने है। यही बात आप यहां पर पॉलिटिशियन वाली बात कर रहे हैं। साफ गोई से बात करने अभी से आप लोग खुश रहते हैं। अभी आप पॉलिटिशियन वाली बात कर बिल्कुल गए। साफ बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अभी पॉलिटिशियन वाली बात कर गए। आपका एंगल अलग है ना। आपने कहा हमारी परसों बैठक होगी, निश्चित रूप से, और 2-3 नाम ऊपर जाएंगे, हाईकमान की मोहर लगेगी और वो फिर डिक्लेयर हो जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है। ये आपने सर, सत्य तो ये है कि 2-3 नाम आएंगे और नीचे वो देखा जाएगा, टटोला जाएगा, भाई इसमें किसी के पर बहुत ज्यादा विवाद तो नहीं है। हमारे यहां कोई महत्वाकांक्षा ज्यादा नहीं है। जो मैं एक अनुशासित पार्टी है, हमको संघ से, और हम तो संघ, जनसंघ, विद्यार्थी परिषद से बीजेपी में आए हैं, तो हमारे यहाँ की जो ट्रेनिंग है वो आदमी को उच्चंकल नहीं होने देती। मतलब वो आदमी अपने उसमें रहता है, दायरे में रहता है, और ये सारा सिस्टम बड़ा स्मूथ चलेगा और बहुत सरलता से पूरा हो जाएगा। सर आप एक जनरेशन, आपकी जनरेशन के लिए मैं ये बातें मान सकता हूं। आज तो लोग अपनी महत्वाकांक्षाएं खुली दिखाते हैं सर। नहीं दिखाते हैं, उनके लिए हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है। हमारे कोई स्थान नहीं है। हम कोई ऐसी सरकार में नहीं बैठेंगे एक आदमी भागा तो ये होगा, 2 आदमी भागे तो होगा। हम फुल मेजोरिटी में और एक विचारधारा के तहत हम काम करते हैं। हम केवल इसलिए काम नहीं कर रहे कि हमने सरकार में आना है घोटाले करने। हमने दिल्ली की जनता को ऐसी दिल्ली देनी है जो मेरी दिल्ली, अपनी दिल्ली, जिस दिल्ली पे मैं गर्व कर सकूं और मैं कहूं ये मेरी प्यारी सुंदर दिल्ली है, ऐसी दिल्ली बनाने के लिए हम लोग मुझे ये बाकी दोनों मेहमान हमारे इन्वॉल्व हो, इतना मुझे बता दिए, मुख्यमंत्री चुनने का क्राइटेरिया क्या है सर दिल्ली में? आप जाति के लिहाज से देखेंगे कि भाई दलित को लाना है, कि हमको पंजाबी को लाना है, कि वैश्य को लाना है, कि किसी ऐसा को लाना है जब सब लोग, या महिला को बनाना है? जब लोग एक साथ बैठते हैं ना जी, तो उसमें नए नए भाव पैदा होते हैं, उन पर चर्चा होती है, और जब चर्चा होती है तो कोई ना कोई चीज निकल के बाहर आती है। अभी से मैं एज्यूम कर लूं ये होगा वो होगा तो उससे बात बनेगी नहीं। 2-4 एक नाम तो आप लोगों की चर्चा में चल रहे होंगे ना? नाम किसी का भी ले दो, 48 के 48 हमारे जो हैं एलिजिबल हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, कोई दिक्कत नहीं हमारे। मैं आज 48 नाम लेके बैठा था, मैंने कहा रोज लोग एक्सरसाइज करते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आज हम करते हैं कौन नहीं बनेगा मुख्यमंत्री पक्का। हाँ, ये छांटना चाहिए, वो काटते चल रहे हैं सर, तो अब यही शुरू करते हैं। उससे पहले कोई खबर दीपक सर आपके पास हो तो अब नहीं, सबसे पहले ओपी भाई की राय लेना कि इसका कटना चाहिए और टिक होना चाहिए। भाई किसी का नहीं कटना, पूरी पेन उठा लिया मैंने, देखिए किसी का नहीं कटना। 48 के 48 एलिजिबल हैं, और जिसके ऊपर सब लोगों की सहमति बनेगी, हाई कमांड की मोहर लगेगी, वो हम सबका नेतृत्व करेगा और उसके नेतृत्व में हम प्यारी दिल्ली बनाएंगे। अच्छा, हम लोग सर, मैं नाम पढ़ता जाऊंगा, ये दोनों भाई साहब हमारे जो हैं ये उसमें ये करते जाएंगे, सुनिए तो, ये कहते जाएंगे हाँ ये कट आप कह देना, बीच में जहां आपको लगे आप कहते नहीं ये वाला रख लो, मेरी ऐसा कह देना। इनका ये देखिए कि जो सही भी कह रहे हैं कि कैटेगोरिकली कम से कम ये कह दे रहे हैं कि कोई सांसद में से उम्मीद ना पाले। नहीं जो बनेगा, जो मेरा अपना व्यू है और मेरी समझ है, मैं पार्टी में जो मेरी समझ है, इन 48 लोगों में से एक आदमी मेरे समझ से बनेगा, क्योंकि वो आप भी सब समझ रहे हैं, लेकिन अब ये टाइम कंज्यूम टीवी पे नहीं करना। नहीं, ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि विधायक को लाएंगे, किसी को हटाएंगे, 6 महीने बाद चुनाव लड़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे जो 48 लोग हैं बड़े सुयोग्य लोग हैं, और पार्टी आला कमान का जिसको हमारे सभी एमएलओ के द्वारा जो नाम जाएगा और वो बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत हो तो कोई भी सकता है। अब भजनलाल शर्मा जी राजस्थान में एक बार के मुख्यमंत्री थे, एक बार के विधायक माफ कीजिएगा, 4 सर का तो मेरे ख्याल से सीनियर मोस्ट आपकी 4 टर्म, या विजेंद्र जी होंगे। कोई बात नहीं है, हम उसमें अडवाणी जी वाले उसमें चले जाएंगे ना, संरक्षक मंडल में। क्या हो गया? क्या खबर तो सभी ने कर, देवेंद्र जी क्या खबर है? सर आज लगातार मैं कोशिश कर रहा था कि कहीं से कुछ तो जीरो इन हो गया होगा, क्योंकि पहले तो यही तय था कि आज बैठक हो जानी है, इसका मतलब नाम को कुछ ले कुछ हो गया होगा।
मुझे बकायदा ये कह के बताया जा रहा था कि इन नेताओं को भी अभी कुछ नहीं पता। मतलब पता के बारे में सिर्फ एक ही चीज कहा जा रहा था कि 7 LKM वो जो दफ्तर है वहां ही कंफर्म तौर पे आप कह सकते हैं कि हाँ, उनको पता है कि कौन होगा मुख्यमंत्री। इसके अलावा कहीं से कोई इंडिकेशन नहीं। दूर इतना टाइम लगा क्यों? कोई विवाद है क्या कोई? नहीं, उसमें 2-3 चीज थी। पहली बात तो ये कि प्राइम मिनिस्टर का बाहर जाना, लौट के जब आए उसके बाद देखा आपने कि रेल हादसा हुआ तो उसमें इन्वॉल्वमेंट, तो उस कंडीशन में कुछ हो नहीं सकता था। तीसरी चीज़ ये हुई कि पहले ये मन बन रहा था कि सामान्य शपथ ग्रहण समारोह हो, फिर हुआ कि नहीं बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए। तो बड़ा कार्यक्रम के लिए आपके पास जैसे रामलीला मैदान की लगभग 50,000 की कैपेसिटी है, तो थोड़ी तैयारी, जैसे आज जैसे आप देख रहे हैं ना कि परसों है तो अगर 20 तारीख को है तो आज से ही टेंट करना शुरू हो गया, उसके लिए समय चाहिए था। चौथी चीज़ की इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई भी ऑब्वियस चॉइस नहीं है कि इनको बना देना चाहिए या इनको नहीं बनाना चाहिए। जो भी 4-5 नाम चर्चा में हैं, सबके प्लस पॉइंट हैं तो सबके माइनस पॉइंट भी हैं। तो वहां पर सर पहले सिंपल होता था ना, ये सीनियर लोग हैं भाई, ये 3 बार के हैं, ये 4 बार के विधायक हैं, इन्हीं में से कोई बनना है। देखिए शर्मा जी, हर वक्त की अलग जरूरत होती है, हर वक्त का अलग निजाम होता है। उस वक्त जो पार्टी चल रही थी अलग तरीके से चल रही थी, तो जैसे जैसे समय बदलता है, समय और लोगों को देख के चीजें बदलती हैं, और ये स्वाभाविक एक प्रक्रिया है, इसमें कुछ नया ये नहीं मन है। में बात नहीं, आप मतलब मैं पूछ रहा हूँ जवाब आपके ऊपर देना नहीं देना, मतलब मन में बात तो आती होगी। मान लो कोई फर्स्ट टाइमर राजस्थान में फर्स्ट टाइमर विधायक बन क्या गया, हो गया? किसी के मन में बात आई होगी ना, भाई देखो हम इतने सालों से कर रहे हैं कुछ नहीं हमारे यहाँ ना। ना, कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। इस- आपने किसी की आवाज सुनी कि किसी ने कोई कराहा हो, किसी ने कहा होगा मेरा हक मार लिया हो? आपने सुना क्या किसी को? नहीं, बट अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होती जैसे कांग्रेस, जहां हमारी पर मुख्यमंत्री ट्रेनिंग है। चुनना सबसे दिक्कत वाली बात होती है। ये हमारी पार्टी की विशेषता है। जब हमारे यहाँ संघ में कहते हैं, जब आदेश आ गया ना उसके बाद सोचना विचारना बंद, आदेश का पालन होगा। तो जो आदेश आएगा उसका हम सब लोग पालन करें, यही खत्म नहीं, होगा। मुझे असहमति प्रमोद या महाजन विरोध? कहा करते थे कि आरएसएस के सरसंघ चालक का शब्द ही हमारे लिए आदेश होता है। यानी अगर उन्होंने मुंह से कुछ कह दिया तो वो एक स्वयंसेवक के लिए आदेश है। तो इस तरह से, और मैं ऐसा भी जो भी नाम आ जाएगा बस सारे 48 और पूरी दिल्ली यूनिट जो उसको अपना कैप्टन मान लेगी। निश्चित रूप से। मान लेंगे। असहमति या विरोध का तो कोई सीन ही नहीं है सर, और दिल्ली यूनिट में तो बिल्कुल नहीं भी, क्योंकि सबको पता है कि नरेंद्र मोदी के चलते आप जीत के आए हो। लेकिन मसला वो नहीं है असहमति या विरोध का, बीजेपी जैसे डिसिप्लिन पार्टी में होता भी नहीं वो। मसला ये है कि जब मनोहर लाल खट्टर और भजन लाल शर्मा और मोहन यादव की लॉटरी खुल सकती है तो हमारी भी खुल सकती है। ये वाला जो भाव है वो ज्यादा है, उसमें सबको ये मान वो के लोगों चलता को है। आनंदित किए हुए हैं। हाँ, तो सबको मान के चल सकता है कि हमारा भी हो सकता है, हमारा भी हो सकता है। उसमें कोई ये नहीं अपने आप को इसका रूल आउट नहीं मतलब कर ये सकता। माना जाए 20 तक आनंद के क्षण हैं। नहीं, 19 को ओपी भाई भी हो सकते हैं, इसका मतलब। मतलब प्रोफाइल अरे के होता हिसाब से कैसे, देखिए, जैसे परसों विधायक दल की बैठक होगी तो सारे 48 लोग बैठे होंगे, ऑब्जर्वर आएंगे और एक एक करके बुलाया जाएगा सबको। इसमें 2 प्रोसेस रहता है। कई बार जैसे जहां समस्या होने वाली स्थिति रहती है, जैसे राजस्थान के केस में आपने देखा, तो जो ऑब्जर्वर गए वो वसुंधरा जैसे नेताओं से अलग से पहले मिल लिए, बातचीत हो गई, ताकि कोई अप्रिय स्थिति या कोई शॉकिंग वाली चीज ना दिखे। दूसरी तरफ आपने महाराष्ट्र देखा कि जब एकदम से ऑब्वियस हो तो यहाँ पे बस 2-4 बड़े नेताओं से पहले आप मिल लिए, उसके सामने जाके नहीं, विधायकों से अलग फीडबैक लेने का है होगा। अब मेरे ख्याल से अब ये परंपरा ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर चुनाव नहीं के रही। बाद से हम अपने इतने लोगों से मिल चुके हैं कि उन लोगों को मोटा मोटा सब समझ में है। हम लोग लगातार संपर्क में रहते हैं और उसमें कहीं ना कहीं बातचीत में जो हम लगातार बातचीत करते हैं उसमें कहीं ना कहीं सबका भाव आ जाता है। आप लोगों की पसंद नापसंद पहले से ही पहुंची हुई है, ये मान लो। पसंद नापसंद नहीं है, न पसंद नापसंद तो सबको पता है, जो पार्टी तय करेगी। जब हमारा समय आएगा बैठेंगे। अभी तो सबके क्या क्या गुण हैं वो तो हम सब बता रहे हैं, क्या क्या दुर्गुण हैं वो उनके पास लिखे हुए हैं। अब उनका सामंजस्य क्या होगा। हम केवल गुण ही बता रहे हैं? नहीं, पढ़ना चाहिए, अपने दुर्गुण तो कोई नहीं बताएगा। नहीं, लेकिन भाई विधायक, मुख्यमंत्री कौन होता है? विधायक दल का नेता। तो एक प्योर सेंस में तो वो विधायकों के, जो सबसे ज्यादा विधायकों की राय में नाम आए वो बनना चाहिए। अब मैं कमेंट नहीं करूंगा, आप मानेंगे नहीं, क्योंकि कि इसका प्रक्रिया का कितना पालन होता है सभी पार्टियों में है कि वो टॉप से जो नाम आता है उसको सब लोग मान लेते हैं। चलिए ठीक है, अभी आजकल की यही परंपरा है तो ठीक, आपकी पार्टी उसमें अलग बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी एक विधायक, मैं सहमत नहीं हूं आपकी बात से। मुझे देखिए, मालूम था आप नहीं होंगे। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक जो प्रक्रिया है उसका पूर्णतः पालन किया जाता है।
तो मैं अच्छा वही मैं तो चाह रहा हूं हो। अब उसमें एक विधायक जैसे आप हुए, एक भाई कौन बनना चाहिए मुख्यमंत्री, मेरी भी ख्वाहिश है मैं बनूं मुख्यमंत्री, तो मैं अपना नाम दूं और अपने नाम के अलावा एक नाम और दूं। जब दूंगा जब मुझे पता लगेगा कि मेरे पक्ष के अंदर 25 आदमी खड़े हैं। Yes. 25 आदमी तो खड़े हैं ही नहीं। Yes. तो मैं नाम देके अपने आप को हास्यास्पद क्यों बनाऊंगा? अब ये कैसे पता चलेगा कि किस सबको नाम के पता साथ है। कितने लोग हैं? सबका विजन है, जो चुनाव लड़के जीत के आया है उसको समझ है। नहीं नहीं, इसका मतलब ये सब 48 आपस में बात कर रहे होंगे भी, सब करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? तो लॉबी कर रहे एक होंगे। परिवार के लोग हैं हम। नहीं नहीं लॉबी, मेरा नाम कौन कौन बढ़ाएगा, ये तो होता होगा ना। देखिए बात सुनिए, बात करना लॉबिंग करना दोनों अलग चीजें हैं। चलिए लॉबिंग शब्द हटा दीजिए। अब बात तो सभी करते हैं, हम लोग क्यों नहीं करेंगे तो बात? भाई आप मेरे साथ हो ना। नहीं, ये क्या बात करनी, सब साथ है। ये चीज आप कैसे नहीं हो सकता ये मुझे चीज बताओ। भारतीय जनता पार्टी में सौरभ असंभव है। लंबा समय हो गया है जब इस तरह की प्रक्रिया नहीं होती। आप देखिए जहां पर गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं वहां एक फीडबैक ले लिया जाता है, नाम दे दिया जाता है, बड़े ऑब्जर्वर जा देते हैं। जो प्रॉब्लम एरियाज है, जैसे अनिल विज के बारे में हरियाणा में कहा जा रहा था, तब अनिल विज को समझाने के लिए बड़े ऑब्जर्वर गए, उनको समझाया गया। तो मुझे नहीं लगता, और ऐसी कोई रायशुमारी होगी कि 48 से 48 विधायकों से पूछा जाएगा, मुझे इस बात की संभावना भी नहीं लगती। हाँ, सबका एक सिस्टम होता है जिसको सरकार की भाषा में कहा जाता है ड्यू डिलिजेंस। तो जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके बारे में अब तक सरकार के स्तर पर, संगठन के स्तर पर ड्यू डिलिजेंस वैसे तो सबकी फाइलें जब टिकट दिए होंगे तभी सब पूरी होंगी उनके पास। ये हम पार्टी में पैदा हुए हैं। नहीं आपकी बात नहीं कर रहा, बाकी हम मतलब सभी लोग, किसी की लाइफ कितनी है या लाइफ पार्टी में किसी की कितनी है, लेकिन पार्टी सबके विषय में टिकट जब दिया है, कई सर्वे कराए पार्टी ने अपने उससे, फिर हर आदमी के बारे में क्या क्या, किसमें क्या क्या विशेषता है, वो पार्टी के सब संज्ञान में है। केजरीवाल जी के सामने, मतलब क्योंकि सामने केजरीवाल ही रहेंगे, नहीं बने विधायक वो अलग बात है, किस टाइप के आदमी की जरूरत है? मैं तो नहीं समझता केजरीवाल जी रहेंगे। केजरीवाल जी को दिल्ली और नई दिल्ली से लोगों ने धकिया कर कूड़े के ढेर पर डाल दिया है, और केजरीवाल जी की फिल्म खत्म हो चुकी है। दिल्ली की जनता भोली जरूर है, मूर्ख नहीं है, और ये अब इसका पतन चालू हो गया है, और ये आने वाले समय में कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अभी तो ये देखिए केजरीवाल जी की विशेषता देखिए, 1947 से लेकर आज तक दिल्ली का सीएम, दिल्ली का डिप्टी सीएम, दिल्ली के मंत्री, दिल्ली के एमपी जेल जाने का जो उनका सिलसिला, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कितना घिनौना रिकॉर्ड है। सीएम जेल जा रहा है, डिप्टी सीएम जेल जा रहा है, मंत्री जेल जा रहे हैं, एमपी जेल जा रहा है, तो इससे घिनौना रिकॉर्ड क्या बनेगा? अच्छा, आप ये कहते हैं जी बीजेपी ने भेज दिया। अरे आपको इस देश की कोर्ट जो है वो सब नल एंड वाइट कर दिया आपने। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब में डमी लोग बैठे हैं क्या? अरे आपके साथ अगर अनजस्टिस हो रहा है, आप तो जनता के 300 करोड़ रुपया आपने वकीलों के ऊपर लुटा दिए। मेरा सवाल सर ये था कि कैसा आदमी होना चाहिए जो केजरीवाल की नैरेटिव को जवाब दे? मरे हुए आदमियों को क्या जवाब कोई भी दे देगा? मरा हुआ आदमी है वो, तो गॉन केस है। बहुत हल्के में ले रहे हैं आप केजरीवाल को। मुझे नहीं लगता, मेरा अपना ये वो गॉन केस है, उस पर कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया केजरीवाल वो जी का अपने फिनोमेना। पाप बोझ से खुद ढह जाएगा, कुछ नहीं है उसके पास। पॉलिटिक्स खत्म केजरीवाल जी की, खेल खत्म। ये तो कोर्ट के चक्कर काटेंगे अब। कि जब तक वो अंदर ना जाए सौरभ, जब तक बाहर है, जो मामला कोर्ट में चल रहा है उस लिहाज से मैं अंदर की बात कह रहा हूँ, तब तक बीजेपी के लिहाज से ये कंसर्न तो रहेगा ही कि नई सरकार में कुछ भी ऐसा ना हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की एकदम पैनी नजर है कि सरकार में उनके लोग एक एक चीज ढूंढेंगे वो तो एकदम मौके की कुरेद के तलाश निकालेंगे। निश्चित रूप से ढूंढनी चाहिए। एकदम। हम पारदर्शी सरकार देंगे। हम जो भारतीय जनता पार्टी या संघ जनसंघ जो भी कुछ है, हम एक विचारधारा के वो हैं। ये जो बिना कैडर के लोग हैं, ये लूटमार करने वालों का जो गिरोह है, हमारे यहाँ हाई कमांड है, माइक्रोस्कोप से हर चीज देखता है। ऐसा नहीं है कल को कोई आदमी अनीति करेगा और उसको कोई रोकेगा नहीं। ये तो यहाँ था इनके यहाँ। हमारे यहाँ तो ऊपर से हाई कमांड एकदम डंडा मारेगा और जिसको बुला के समझाएगा, बिग बॉस। जो भी हमारे एक सिस्टम बना हुआ है ना बॉस, सिस्टम बना है हमारे यहाँ। ये चीज की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जो नंगा नाच हुआ है, ये घोटालों के सरताज, देशद्रोहियों के साथ बैठने वाले, और कई बार तो लगता है कि पाकिस्तान के आईएसआई के स्लीपर सेल की तरह
केजरीवाल जी एक्ट करते रहे, स्लीपर सेल और केजरीवाल जी में क्या फर्क है? आप सर, ये तो आप सरकार में हो गए, अब आप जांच कराओ सारी बातों की। नहीं, जांच पब्लिक ने कर दी और उनको धक्के के कूड़े के ढेर पे फेंक दिया। नहीं, सबसे पहली बात जो प्रधानमंत्री जी ने देवेंद्र को याद होगा, दिल्ली बीजेपी दफ्तर में जो जीत के बाद अपनी रैली करी थी, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम सदन बुलाएंगे और सबसे पहले जो रिपोर्ट पेश करेंगे वो सीएजी की रिपोर्ट है, जिसके अंदर पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल का इंडाइटमेंट है, उसकी कई सारी चीजें तो हम देख चुके हैं। तो जैसे सीएजी की रिपोर्ट टेबल होगी, सरकार संस्तुति कर देगी, 4-5 नई जांच शुरू हो जाएगी, और एक बार जब आप कोर्ट के चक्कर में फंसते हो ना सौरभ, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी अभी भी केजरीवाल को राइट ऑफ कमिंग बैक, मैं चलिए वो एक अलग विषय हो जाएगा। कमिंग बैक टू अगेन कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, मोदी जी की एक बात याद आ रही है, शायद अभी ये इलेक्शन जीतने के बाद या 19 वाला इलेक्शन जीतने के बाद, जब उनके सामने सारे सांसद बैठे थे, तब उन्होंने कहा था कि भाई बहुत दुनिया बहुत कुछ कहेगी तुम्हें, कोई फोन पे ये भी कह देगा कि तुम्हारा नाम आ गया है मंत्री बनने में, तुम्हारा नाम चल रहा है, तो यकीन किसी में मत करना और कपड़े बिल्कुल मत सिलवाना। हमें ये आप मान के चल सकते हैं अभी कहा है, ये अब भी कहा है, अभी कहा है, किसी के पास जाना नहीं, कोई पैरवी करना नहीं, जिसकी जो मेरिट है वो हमारी पार्टी हाईकमांड के पास है, बाकी सब हम लोग मिलेंगे, बैठेंगे, काम करेंगे। अब दिल्ली बीजेपी के जो संगठन प्रभारी अभी हैं, या जो चुनाव प्रभारी रहे, या फिर प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें, संगठन महामंत्री की बात कर लें, इन सब में से मुझे लगता है कि अभी किसी को भी आइडिया नहीं होगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सबके लिहाज से कितनी दिलचस्पी वाली बात होगी कि भाई किसकी लॉटरी खुल सकती है। लेकिन 3-4 नाम जो आप भी लगातार बता रहे हैं, चर्चा में जो नाम चल रहे हैं, जैसे रेखा गुप्ता जी का नाम, सर मैं माफी चाहता हूं, सर सामने बैठे हैं, ये काम वो करना तो नहीं चाहिए, बिकॉज ही इज वन ऑफ द 48। आप जिसका नाम ले मैं तो खुश हूं, मैं, बट हाँ, है तो मेरी पार्टी का, दूसरी पार्टी वाले का मत लेना। so, ये जो नाम लिया जा रहा है वो सिर्फ पॉलिटिकल लॉजिक के आधार पे कि किसमें हाँ, क्या तो भाई पॉलिटिकल ये लॉजिक क्यों हो हो सकता सकता है, है? क्या क्या हो सकता है। एक ही चीज को अलग अलग लोग अलग अलग एंगल से देखते हैं। मे भी सही बात है। आपका एंगल है, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसको। रेखा गुप्ता, आशीष सूद का नाम हो गया, इनका नाम चल ही रहा है, जैसे सबसे पहले परवेश ब्राह्मण वर्मा पे ही हम लोग का, बात कर रहे विजेंद्र हैं जी का नाम हो गया, कि विजेंद्र जी का नाम चल रहा है, विजेंद्र जी का हो गया। ब्राह्मण पे इस लिहाज से हम लोग सोचते हैं कि शायद ना हो, क्योंकि ऑलरेडी राजस्थान में ब्राह्मण, महाराष्ट्र में ब्राह्मण अभी मुख्यमंत्री बनाया गया, तो शायद दिल्ली में वो एक्सपेरिमेंट ना करे। लेकिन ये सिर्फ एक पॉलिटिकल लॉजिक है, इसके पीछे कोई जानकारी नहीं है। एक जितेंद्र महाजन तैयार किए थे वो, जितेंद्र महाजन जी का नाम सुन रहे ओम हैं, प्रकाश शर्मा या पवन शर्मा, इस तरह के नाम तो फट से सामने आए ब्राह्मण कम्युनिटी से भी। और जो सबसे पुराने सिपाही हैं भारतीय जनता पार्टी के, हाँ, ये चाहे बिल्कुल। पवन भाई की बात कर लीजिए, ये ओपी दोनों भाई की बात कर लीजिए, बड़े मजबूत दावेदार होते हैं। अरे, महाराष्ट्र और ब्राह्मण ओपी नहीं सर होते। बने तो सबको बड़ी खुशी होगी भाई, दिल्ली का एक बहुत पुराना नाम, बड़ा चेहरा और इतना मिलनसार आदमी, हम भी कहेंगे हमारा एक जान पहचान का बढ़िया ओपी जी तो आदमी जो है वो सिर्फ बना। 4 जीत से मत कैलकुलेट करिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के जितने उतार चढ़ाव हुए हैं, जो बहुत बड़ा उभार था जब अटल जी की सरकार बनी और 2004 में उस सरकार का हारना, फिर 10 साल सत्ता से बाहर सर जो आदमी 13 से लगातार जीत रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं दिल्ली में बहुत बड़ी बात है। सौरभ देखें, संगठन में ये कहा जाता था कि अगर अरुण जेटली जी से आपको मिलना है या अपनी बात कहनी है तो ओपी जी कहना है। ओपी जी, ओपी जी कहना है। अगर ओपी जी आप नहीं कह रहे हैं तो अरुण जेटली जी के पास आप नहीं पहुंच सकते, तो और बात करना तो दूर की बात। ये उसके गवाह रहे हैं, ये पूरे उस इतिहास के गवाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो सर जैसे हर विधायक अपने नाम के अलावा कोई नाम देता है, ऐसे ही ओपी शर्मा जी अपने नाम के अलावा किसी का नाम दें तो? बॉस, ये हमारे यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है जिसको आप इतना महत्व दे रहे हैं ना, हमारे बड़ा रूटीन वर्क है ये। अच्छा, किस कास्ट का बनाना ठीक रहेगा? क्या किसी का जाट देखो सुनो, पॉलिटिकली दिल्ली में जाट का बनाया जाना ठीक किसी रहेगा? का बना तो क्या फर्क पड़ता है? अरे आपको सबसे ज्यादा वोट किसका मिला है? बनेगा स्वयंसेवक। आपको सबसे ज्यादा वोट किसका मिला है इस बार दिल्ली में? पूर्वांचलियों का मिला, किस पंजाबियों का मिला? मैं तो सभी को नमस्कार करता हूँ। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सा समाज सबसे मेरी ज्यादा है? कॉन्स्टिट्यूंसी में ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, जाटव सब 15-15% है, और बाकी बचे हुए जो हैं सारे मिक्स हैं। तो एक बड़े दलित मुख्यमंत्री हो, आपका इस वक्त मेरे ख्याल से देश में ही कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं तो है। अच्छी बात है, होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, अच्छी बात है। ये आपका सुझाव अच्छा है और पार्टी के लोग भी सुन रहे होंगे, जो लोग हाँ अच्छी बात है। आपकी पार्टी में तो जिसका नाम ज्यादा सुन लेते हो कट हो जाता है। नहीं, आप नाम नहीं ले रहे, आप तो एक सुझाव दे रहे, आप नाम थोड़ी भाई ले नहीं, ये ऑन ए सीरियस लेवल ये है चर्चा में, एक दलित मुख्यमंत्री बहुत अच्छा संदेश जाएगा, एक महिला मुख्यमंत्री बने, आपकी पार्टी में कोई महिला ये अच्छी मुख्यमंत्री बात नहीं है, है, बिल्कुल वो बहुत अच्छा संदेश जाएगा। जो भी सौरभ चुना जाएगा ना, जैसे पंजाबी, जाट और बनिया, इन 3 को आप मान सकते हैं कि एकदम फ्रंट रनर पॉलिटिकल लॉजिक के हिसाब से समझ पंजाबी, जाट और वैश्य समाज से। वैश्य समाज, क्योंकि इन तीनों ने आपको वोट दिया है जबरदस्त तरीके से। जैसे 29 में से 18 सीट पंजाबी कम्युनिटी वाली बीजेपी के पास है, जाट 10 की 10 बीजेपी के पास है, बनिया में आपके पास अच्छा वोट मिला। वो एक कंसर्न था चुनाव के पहले, पंजाबी और बनिया वोट क्यों नहीं बीजेपी के पास
फिर से आ रहा है जो इनके ट्रेडिशनल वोटर थे, इस बात को लेकर चर्चा हुई थी संघ के साथ जो बैठक हुई थी। तो उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि जहां से आपको सबसे ज्यादा वोट मिले, पहला फोकस आपका वही रहता है। बेसिकली इसमें जाट में अगर सबसे पहले स्टार्ट करें प्रवेश वर्मा जी के साथ, तो प्रवेश वर्मा जी अरविंद केजरीवाल का हराया जाना, जाट फैक्टर जो कि हरियाणा में एक समस्या रहता है, राजस्थान में समस्या रहता है, जब तब आंदोलन हो जाता है किसान आंदोलन, उसमें एक समस्या रहता है, वो आपको फेस मिल जाएगा पश्चिम यूपी। लेकिन और अरविंद केजरीवाल को हराने का फायदा ये रहा कि एक वेटेज भी था। पिछले दिनों एक बड़े नेता ने कहा कि हाँ, एक वेटेज के तौर पे चर्चा में होगा कि केजरीवाल को जैसे वो हरा रहे थे तो इसका सीट हमको बाकी सीट पे फायदा मिला। समस्या जो है वो ये है कि जो उनका काम करने का तरीका है, अंदाज में बया जो रहता है, वो संगठन को साथ लेके चलना, सबको साथ लेके चलना मुश्किल है। परवेश वर्मा ने चूंकि अरविंद केजरीवाल को हराया, आपको लगता है ये एक एडेड प्लस है उनके पोर्टफोलियो में? निश्चित रूप से है, बिल्कुल है, निश्चित रूप से। चुनाव में आपको लगता है इस बात का कुछ फर्क भी पड़ रहा है कि भाई केजरीवाल मुश्किल में, अपने चुनाव में चर्चा लगातार चल रही थी? नहीं, देखिए मैंने जैसे पहले कहा ना, अलग अलग एंगल है। जब चुनाव होता है ना, हर आदमी अपनी कुश्ती में लग जाता है, वो दूसरे की कुश्ती नहीं देखता। ये भी सही है। लेकिन जो पर्यवेक्षक हैं, जो देखने वाले जिन लोगों का काम है वो देखते हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल को घेरा गया, लेकिन केजरीवाल तो घूमता फिरा है। मेरे यहाँ तो 3-3 बार तो मेरे यहाँ आ गए महाराज। अच्छा, आपकी सीट पे जोर लगाया गया है इस बार? हाथी जी आ गई, ज्यादा जोर, अच्छा जोर लगा आपकी सीट पे? लगाते हैं, लगाए। लेकिन हमारी क्षेत्र की जनता ने 13 से आज तक केजरीवाल जी को एंट्री नहीं दी, नो एंट्री। अब मैं 48 नाम पढ़ूं या आप दे रहे हैं मुझे नाम? देखिए बनिया में जैसे अगर आप देखें सौरभ, तो जितेंद्र महाजन या रेखा गुप्ता, हाँ, ये वैश्य कम्युनिटी के रोहतास नगर से विद्यार्थी परिषद भाई को भी विजेंद्र जी भी हैं, एलओपी। उन पे मुझे डाउट थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन विजेंद्र जी का नाम मैं अब पढ़ने लगा हूं, लेकिन काफी आ रहा है चर्चा में। हाँ, इन दोनों से बड़ा ही नाम है उनका ऑलरेडी। नहीं, मुझे शुरुआत में 2 बार एलओपी रहे हैं। हाँ, शुरुआत में वही 3-4 नाम थे जो आपने भी बताए हैं, लेकिन विजेंद्र जी का नाम चर्चाओं में वैश्य कम्युनिटी के तो बाकी सब में तो सबसे बड़ा है, लेकिन मुझे उसमें मतलब थोड़ा उनका भी क्लेम है, 2 बार के एलओपी है। और ये जो है ना बीजेपी का कोर वोट बैंक है, जो अपर कास्ट हुआ, बनिया हुआ, ये कोर वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का। तो कोर वोट बैंक को इस तरह का कोई मुख्यमंत्री अभी देश में है भी नहीं। रेखा गुप्ता, अगर आपको महिला और साथ में आपको वैश्य समाज से चाहिए तो रेखा गुप्ता, जेंट्स वही विजेंद्र गुप्ता और जितेंद्र महाजन। विजेंद्र गुप्ता और जितेंद्र महाजन की सिंप्लिसिटी की बात कही जाती है, हालांकि डायनेमिज्म नजर नहीं जितेंद्र जी का क्या बैकग्राउंड है? आता। विद्यार्थी परिषद वगैरह से रहे हुए हैं, वो विद्यार्थी परिषद के प्रचारक रहे हैं। अच्छा, और ये तीसरी बार जीते हैं? दूसरी बार। और लेकिन डायनेमिज्म रोहतास नगर से जीते ना? 13 में जीते थे, 13-15 में जीते, 13-20 और 25। अच्छा, 13 जीते हैं तो तीसरी बार हो गया मेरे ख्याल से तीसरी बार है मेरा। और लेकिन डायनेमिज्म की कमी नजर आती है। जैसे अगर मुख्यमंत्री के पर्सनालिटी में आप डायनेमिज्म देखें तो लेकिन सिंप्लिसिटी बहुत नजर आएगी। तो वहां पे फिर प्रधानमंत्री आशीष सूद का नाम आप लेते थे बीच में? आशीष सूद बहुत स्ट्रांग नाम है, उसमें हमेशा से ही आप देखें पार्टी के टॉप लीडरशिप में इन 4-5 लीडर को आप टॉप माने, अच्छा नाम है, उसमें 2 आशीष सूद, अच्छा नाम है। उनमें जो निगेटिव वाली समस्या है वो क्या, जैसे टॉप लीडरशिप में 2 नेता जरूर हैं जो उनके काम करने के तरीके को लेकर पसंद करते हैं। उसका सबूत भी है, जैसे कि गोवा का और जम्मू कश्मीर का प्रभारी बनाने, इसका मतलब आप टॉप लीडरशिप की नज़र में हो कि आप अच्छा काम करते हो। समस्या मुझे कहाँ नजर आती है कि जब प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाना था, कार्यकारी अध्यक्ष, और उनके ऊपर तरजीह देकर उसी पंजाबी कम्युनिटी के वीरेंद्र सचदेवा जी को बनाया गया, जो तब वीरेंद्र सचदेवा जी का वैसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। ये अलग बात है कि अभी उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्म किया और अपने आप को सही साबित किया, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। इसका मतलब टॉप लीडरशिप ने उनको कार्यकारी अध्यक्ष के लायक नहीं समझा, तो फिर मुख्यमंत्री के लिए कितना वो समझेंगे, उसमें थोड़ा सा लगता है कि वो नेगेटिव पॉइंट होगा। इसका मतलब उस रूप में भरोसा नहीं। वीरेंद्र जी का तो कोई सीन नहीं ना, मतलब क्योंकि बात हो गई कि 48 में विधायक ही होना है। सतीश उपाध्याय जी पूर्व आपके अध्यक्ष है, अच्छा है, मतलब पुराने कार्यकर्ता हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरे अलग अलग प्रदेशों में काम करने का अच्छा अनुभव है उनका। ये कितना बड़ा फैक्टर रहेगा आपके हिसाब से कि भाई काम करना जानता हो आदमी, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव हो? निश्चित रूप से काम करना तो जानना ही चाहिए। अगर काम करना नहीं जानेगा तो फिर तो दिल्ली की नाव डगमगाएगी। तो एक एक्सपीरियंस्ड हैंड चाहिए। हाँ, मतलब इतना कॉमन, देखिए ऐसा कोई बहुत ज्यादा इसका कोई कोर्स तो है नहीं, लेकिन जब डे टू डे की चीजों में हम लोग काम करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव उसकी एबिलिटी जो है लोगों को समझ में आ जाती है। शिखा राय और सतीश उपाध्याय जी के बारे में पार्टी के बड़े नेताओं का यह मानना है कि वो अपनी काबिलियत से कोई बहुत नहीं जीते हैं, जनता ने उन्हें जिता दिया है। शिखा राय और किन के बारे में? और सतीश उपाध्याय। दूसरा ब्राह्मण में एक समस्या सॉल्व कर रहे हैं ना, जैसे महाराष्ट्र में भी आपने ब्राह्मण कम्युनिटी से बनाया, राजस्थान में सटा हुआ प्रदेश, वहां से ब्राह्मण है ही, वो एक अड़चन है।
कि क्या आप फिर से बीजेपी वो फैसला कर लेगी, मतलब पॉलिटिकली ये लॉजिक के हिसाब से बहुत आसानी से डाइजेस्ट नहीं और होता। जो नाम हम 3 शॉर्टलिस्ट किए थे उस दिन, जैसे एक नाम ऐड कर दो, मैं पवन शर्मा का नाम ले रहे हैं कुछ सिर्फ लोग। ब्राह्मण कम्युनिटी में कह रहे हैं फिर- फिर वही बात आ Otherwise, जाएगी। हाँ, नहीं, सिर्फ कम्युनिटी वाले, बहुत पुराने अदरवाइज आदमी तो हैं। पवन एकदम शर्मा, संगठन के पवन शर्मा पुराने, संगठन के- डिवोटेड और हाँ संगठन के लिए बिल्कुल समर्पित, मतलब पूरा जीवन ही उनका। हाँ ये बात बहुत अच्छी छवि है। दूसरी ये तो बता- ब्राह्मण दूसरी- आउट हैं दिल्ली की रेस दूसरी ये से। भी बता दूं, मतलब पॉलिटिकली ये नहीं समझ में आता कि पवन इतना भाई के फैसला लिए ये भी करने को बात किया बता जा दूं, सकता है, कोई ऐसा नुकसान भी नहीं है, बट पॉलिटिकली ये फिट नहीं लगता कि ऐसा। जब जब भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के इलेक्शन जीती है, उनमें भी उनका एक बड़ा रोल रहा है चुनाव लड़वाने में, बाकी चीज में। मेरे ख्याल से जनरल सेक्रेटरी रह चुके पवन होंगे। जी नहीं, ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी रहने के नाते, संगठन महामंत्री। संगठन महामंत्री रहने के नाते दिल्ली की एक एक कॉरपोरेशन से अच्छा, वो उनकी टिप्स पे है। पूरा इस बारे में तो आप नाम ले रहे थे कुछ 2-3। उनकी विशेषता मैं जो कह रहा था, जो टॉप 3 वो भी मैं जानकारी नहीं, लॉजिक के आधार पर मुझे अभी भी लगता है नंबर 1 पे मेरे हिसाब से प्रवेश वर्मा है, नंबर 2 पे मेरे हिसाब से रेखा गुप्ता जी आती हैं, ठीक है। और नंबर 3 पे मेरे हिसाब से पंजाबी कम्युनिटी में आशीष सूद आते हैं। और दूसरा क्या नाम था मेरे ख्याल से पंजाबी कम्युनिटी से? नहीं, एक आशीष सूद का ही आशीष नाम सूद है, हाँ आशीष सूद है। तो ये मेरे हिसाब से टॉप 3 में आते हैं। लेकिन मुझे लगता है अभी भी कि प्रवेश वर्मा की एक बहुत स्ट्रांग दावेदारी है। क्या पार्टी उनकी इस दावेदारी को नजरअंदाज कर पाएगी? मुझे पता नहीं, क्या पार्टी अंतिम फैसला एक लेती है। अड़चन सौरभ ये भी होता है कि जैसे बीजेपी जैसी पार्टी में एक तो ये फैक्टर रहता है कि आपको बनाया गया तो आप कितना साथ लेके चलेंगे या एरोगेंस दिखाना शुरू कर देंगे। दूसरा, अगर कोई समस्या आई तो क्या आपको हटाना उतना आसान रहेगा? प्रवेश वर्मा के केस में अगर आप देखें कि अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो बनाना जितना डिफिकल्ट डिसीजन होगा, नहीं से 5 गुना ज्यादा डिफिकल्ट डिसीजन हटाना होगा कल को। मान लीजिए अगर शैली में समस्या आई, कोई ऐसी बात हो But कि वहां पे फिर जाटों में नाराजगी वाली बड़ी बात जाती। But- लेकिन प्लस पॉइंट ये जरूर है, जैसे कि मैंने कहा कि चुनाव जिस तरह से, इसमें कोई दो राय नहीं कि नई दिल्ली की सीट जीतने में बीजेपी से ज्यादा प्रवेश वर्मा का अपना योगदान है। नहीं, प्रवेश जिस तरीके से वर्मा उन्होंने चुनाव लड़ा। ने पर मैं लड़ाई इसमें बहुत अच्छी लड़ी। दूसरी बात बताना चाहता हूँ सौरभ। देवेंद्र ने बिल्कुल ठीक कहा, हटाने वाली दिक्कत। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही के दिनों में 2014 से जितने भी मुख्यमंत्री बनाए, रघुवर दास के खिलाफ इतनी शिकायतें थी, वो खुद अपना चुनाव हार गए झारखंड में। इसका फीडबैक भी लोगों को पता था। ऐसे कई सारे, जैसे खट्टर साहब को आखिरी वक्त पे हटाया गया, नायब सिंह सैनी जी को लाया गया, बिल्कुल ठीक, ये बात तो बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में किसी को मुख्यमंत्री अगर बना दिया है तो उसको हटा के किसी दूसरे को दे देना, ये परंपरा उनके अंदर नहीं है। और नहीं, ऐसा नहीं, करके वो अब तो और बहुत दिक्कत हो रहा में है। आएंगे। नहीं, अब तो बहुत हो रहा है ना, उत्तराखंड में आप देखें बैक टू बैक लेकिन दिल्ली में नहीं कर सकते। उत्तराखंड की बात अलग तीरथ सिंह है। रावत, उत्तराखंड की छोड़ दीजिए आप, उत्तराखंड की छोड़ दीजिए, नहीं, मतलब वो सीएम एक कैसे- बड़ा अलग सा केस था। खट्टर जी को ही हटाया हरियाणा में, तो अब वो बात है नहीं कि मैं तो ये कह रहा हूं कि दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसा। जो सरकार आपकी आई उसी में 3 मुख्यमंत्री दे दिए थे, तो अब तो बिल्कुल नहीं भाई। अब जो 2-5 साल नहीं, के पहले वो परंपरा थी। आप देखिए किस तरह से बगावत हुई थी नहीं, केशुभाई अब जो पटेल के खिलाफ, काम हो शंकर सिंह चुका वो वाघेला की। रिपीट थोड़ी होगा बार बार। नहीं, ठीक बात भी है। उस समय की जरूरत थी, आज की जरूरत कुछ और है। कंटिन्यूटी, और वो भी दिल्ली में कंटिन्यूटी। नहीं, और आप इस पार्टी को अगर आप देखें जिस तरीके से पीछे राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री बने गए, और जो पुराने एस्टैब्लिश नेता थे, वसुंधरा जी हुई या शिवराज जी हुए, उनको और रोल्स दिए गए, तो पार्टी अब एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप पर काम कर रही है। ये तो दिखाई देता ही है बिल्कुल साहब। जनरेशनल जरूरी चेंज है, पर। कंटिन्यूटी तो जरूरी है। अगर लोग रिटायर नहीं होंगे तो नई भर्ती होगी ही नहीं। जैसे ये एक तो चीज और growth है का सौरभ नियम कि जो नया चेहरा होगा, मतलब प्रकृति का नियम मुख्यमंत्री जो है। होगा, उसको ज्यादा पॉलिटिकल और संगठन को साथ रखना, जो पॉलिटिकल परसेप्शन है इसका काम करना है। बाकी शासन चलाने के लिए एलजी का सहयोग तो है ही, तो वो तो चलते रहेगा। और एलजी के साथ मैच करके ही आप सरकार चला सकते हैं, तो वो एक कोई बड़ा कंसर्न नहीं। आपने देखा होगा कि सरकार अभी बनी नहीं है और यमुना में स्टीमर उतर गया, यमुना में वो क्लीन करने साफ के हो लिए रही क्या है, गाद मशीन साफ होते की हुए जा उतर रही गई। है। तो और अरविंद केजरीवाल की यही समस्या थी कि वो एलजी से इस प्रकार से भिड़न करते थे कि फिर शासन नहीं चल सकता। ये जब दिल्ली में एक शासित प्रदेश है तो उपराज्यपाल भी महत्वपूर्ण अंग हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण अंग है। मतलब बहुत से लोग तो ये मानते हैं दिल्ली में इनकी जीत का कुछ श्रेय तो जो एक टकराव लगातार बना रहा अरविंद केजरीवाल और एलजी में, कोई भी एलजी रहा हो, वो एक बहुत बड़ा और कारण जिस है। कायदे से, जैसे इनके केस को देखें, सक्सेना केस को देखें, तो जिस तरीके से मतलब तथ्य के आधार पर उन्होंने सब चीजों को आगे बढ़ाया, नैरेटिव के आधार पे, ऐसा नहीं था कि बस ब्लंटली कुछ बोल दे रहे हैं या कुछ कर दे रहे हैं। मतलब संवैधानिक पद पे रहते हुए प्रशासनिक कार्यकुशलता के आधार पे जो कुछ आप कर सकें, जिसके बारे में माने भी जाते हैं। गुजरात से उनकी ख्याति इसी रूप में रही है कि निपटाना हो अगर किसी को तो सक्सेना जी को आगे कर दीजिए। गुजरात में 2-3 केस हैं उनके ऐसे। जब मुस्कुरा रहे समझ है ना सर? नहीं, वो जो फिल्म थी ना, तो केजरीवाल जी का जो अति था
मैं तो उनको देखा हाउस में, मैं तो उनके वो 3 बार बने, मैं 4 बार बनाऊं, और आमने सामने बैठते आपको थे। कितनी बार मार्शल से बाहर करवाया अच्छा, इन्होंने? नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो चिल्लाते थे, हिस्टीरिया का दौरा चढ़ जाता ना, मैं दिल्ली का मालिक हूं, मैं दिल्ली का मालिक हूं, मैं दिल्ली का मालिक हूं। अरे दिल्ली ने तुम्हें माली भी नहीं बनाया, तो तुम मालिक बन रहे हो। यहां बनता केयर टेकर, यहां बनता केयर टेकर, मालिक दिल्ली का कोई नहीं है। वो शब्द उनका खराब था बहुत। खराब था, भद्दा था और लोगों को चुभने वाला था। हमने उनसे कहा था तुम केयर टेकर हो, मालिक नहीं हो, लेकिन वो मानते नहीं। अभी भी जो मुख्यमंत्री बने हैं केयर टेकर ही होंगे ना अभी जो निश्चित रूप से होगा। जो अपने आप को केयर टेकर समझेगा वही दिल्ली को चलाएगा, जो मालिक समझेगा वो मुंह की खाएगा। प्रवेश वर्मा में डाउट है कि मालिक नहीं बन देखो मेरी बात सुनो, नामों पे मत जाओ, मैं एक आपको जनरल बात कर रहा हूं, चाहे कोई हो। दिल्ली को देखो भाई, हम केयर टेकर ही तो हैं। मैं कहने लगूं जी मैं तो अपने एरिया मालिक हूं, तो क्या जब तक मैं आजारा मरूं, जब तक मैं रहूंगा मतलब इस जगह पे कोई आएगा नहीं? ऐसा थोड़ी होगा, डेमोक्रेसी है, बदलाव प्रकृति का नियम है। मैं जाऊंगा, कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, प्रकृति है तो चलती रहेगी। ये पागलपन होना, ये पागलपन के शिकार केवल केजरीवाल जी हुए थे, जो कहते थे मैं हजारा मरूं और मैं दिल्ली का मालिक हूं। अरे तू मालिक है तो बेच दिया दिल्ली ने, हाथ से क्यों चले गए अब दिल्ली? अरे सर अंत में समय क्योंकि जा रहा है, तो इतना मुझे बता दीजिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? बहुत बढ़िया होना चाहिए, लोगों को आनंदित करने वाला नाम होना चाहिए, और दिल्ली को प्यारी दिल्ली, ऐसी दिल्ली बनानी चाहिए कि हम लोग गर्व कर सकें और लोग हमसे कहें वाह दिल्ली वाह। कौन कर सकता है ये? कोई नेता दिमाग में आ रहा होगा? सब करेंगे। हमारे यहाँ सामूहिक कार्य होता है, हमारे यहाँ कोई वन मैन शो नहीं होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है नाली से लेके खड़ंजे तक केजरीवाल बना रहा है, सब सामूहिक कार्य होगा, सब लोग जुटेंगे, सब लोग काम करेंगे, मोदी जी का नेतृत्व रहेगा। पार्टी पूरी, हमारी पार्टी का इतना बड़ा कैडर है। हमारे संघ का एक आदमी आके हमको बताता है देखो भाई ये काम आप ऐसा सोच रहे हो, मैं ऐसा सोचता हूँ, अगर आपको ठीक लगे ऐसा कर लो। बहुत सी बात हमें लगता है भाई हम जो सोच रहे हैं इसमें बदलाव करना चाहिए, तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो आदमी में रहनी चाहिए अगर आप उसमें। अब जैसा ओपी शर्मा जी ने कहा कि 48 में से कोई भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का आप हाल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये बात बिल्कुल सही लगती है कि कोई भी बन सकता है। हम किसी एक नाम पर हम ज्यादा चर्चा करने लगे, उसका भी फिर एक बहुत ज्यादा औचित्य नहीं है। तो आप थोड़ा सा इंतजार और कीजिए, 20 फरवरी शाम 4:30 बजे आपको पता चल जाएगा कौन हो रहा है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री, और हो सकता है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री मेरे सामने ही बैठा हो, कौन जानता है। बहुत शुक्रिया ओपी शर्मा जी हमारे साथ थैंक यू सर, थैंक यू प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका, देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका।